नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री फेयर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। इसके साथ ही हम समझेंगे सॉइल की इकोलॉजी के बारे में और कंप्लीट हम बात करने वाले हैं सीयूईटी आईसीएआर अंडर ग्रेजुएट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि कैसे आप माइक्रोबायोलॉजी में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। साथ में आपसे ये निवेदन है कि अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को जो है वो चेक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसमें हमने बात किया है इससे पहले एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, उसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री के बारे में और काफी कुछ जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ में हम वन शॉट को है करा रहे हैं। इस लेक्चर को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपकी जो भी डाउट है, जो भी चीजें, अगर मान लो आपने बेसिक नहीं समझा है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में या फिर कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ये एक लेक्चर जो है वो कंप्लीट है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में आगे हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन सा जो है ये 6 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद समझेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, क्या होता है रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, डिकम्पोजिशन, कैसे ये काम करता है, क्या है इसका साइकिल, सब कुछ इसको हम समझने वाले हैं डिटेल में। और लास्ट में हम समझेंगे सॉइल फ्लोरा और फौना के बारे में। और हाँ, सबसे लास्ट में यानी कि वीडियो के एंड में हम समझने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, यानी कि क्या ऐसा चीजें आपको करनी है जिससे आप हाईली स्कोर कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आपसे एक और निवेदन है कि अगर आप ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक एक चीज को हम बारीकी से समझाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि माइक्रोबायोलॉजी का रोल क्या है, यानी कि अगर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों पहले बताना भूल गया था, लेकिन अभी भी बता देता हूं कि इस वीडियो में हम दोनों चीज कवर करेंगे, यानी कि बाई लैंग्वेज होगा। ठीक है, हम इंग्लिश में भी समझाएंगे, आपको हिंदी में समझाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड अलगी, जो कि हम पूरा इसमें हम समझने वाले हैं। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मेनली जो हमारा फोकस होगा वो इन चीजों पे ही फोकस होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है। अगर हिंदी में वही बात कर लेते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी जो होता है सूक्ष्म जीव, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जो सवाल कहते हैं मतलब अलगी का अध्ययन करना होता है, मतलब कि इसके बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो समझिए कि माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल होता है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो दो डिस्टिंक्ट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किस चीज में? तो इसमें वायरसेस को अलग किया गया है और ए सेलुलर को अलग किया गया है। कैसे, इसको भी हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि ये क्या, ये है मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस आप समझ जाइए। ठीक है, राइटिंग को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। मैं पहले आपको समझा देता हूं कि मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में आपको क्यों समझा रहा हूं। ये कुछ नहीं होता, जैसे कि आपने लेंस के बारे में समझा होगा फिजिक्स में कि क्या होता है कॉनकेव और क्या होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, ये सिंपल सा एक लेंस है, सिंपल नहीं कह सकते हैं, मतलब एक लेंस है जिससे आप छोटी चीजों को, छोटे से स्पोर्स को बड़ा करके यानी कि जूम करके आप देख सकते हो। ठीक है, बस इसका यही रोल है। तो आपको इसमें यह बताने वाला हूं कि जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही है उसमें से एक दो चीज को छोड़ करके आप कोई भी चीजें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस बात को इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हम समझने वाले हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और जहां की आप नग्न आंखों से यानी कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और क्या है जानने की जरूरत प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, पहले जानिए कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस यानी कि सच्चा न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। आसान भाषा में समझे तो जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। समझ गए? इसका मेन फीचर्स क्या है, देखिए मेन फीचर्स आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे हमने लिस्ट किया है। सिंपल प्रिमिटिव सेल्स होता है, लैक ऑफ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड्स न्यूक्लियस, जैसे कि अभी आपको बताया
डीएनए इज इन सेंट्रल रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है इससे हम क्या कहते हैं, ये सेंट्रल रीजन है हमारा डीएनए का, जो बीच में एकदम प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब बीचों बीच। साइज इसका छोटा होता है, सिंपल स्ट्रक्चर में दिखते हैं। मोस्टली जो होता है यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकाएं वाले होते हैं। फास्ट रिप्रोडक्शन होता है कैसे, तो बाइनरी फिजन के, ठीक है। छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, सिंपल दिखता है और फास्ट ग्रोइंग सेल में आता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, इसके बाहर का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सेल का वॉल होता है जिससे प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कंट्रोल और इंट्री एग्जिस्ट का काम करता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म जो कि सेल कंटेंट का काम करता है। न्यूक्लियोइड जो कि डीएनए रीजन है, जो इस ये देख सकते हैं ये जो पार्ट है सो, ठीक है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। और फ्लैगिला जो कि ऑप्शनल होता है, जो कि मूवमेंट का काम करता है, ठीक है, मूवमेंट का काम करता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक तो समझा दिया है, यूकैरियोटिक समझते हैं। और हाँ, एग्जाम्पल देना आपको भूल गया था कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा एग्जाम्पल होता है और कहाँ पे आप उस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप कभी भी एग्जाम में आ जाए, समझ आइए कि मैं क्या लिखने वाला हूं। ई कोलाई, ठीक है, बैक्टीरिया। आप इसका एग्जाम्पल जरूर दें, ठीक है, इसका एग्जाम्पल जरूर दें। चलिए अब समझ लेते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। पहले डेफिनेशन समझेंगे। यूकैरियोटिक सेल इज सेल दैट हैज अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। जैसे कि मैंने आपको प्रोकैरियोटिक में बताया था, उसमें नहीं होता है और इसमें होता है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है, आगे हम डिफरेंस भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दिया हूं ताकि आप भ्रमित न रहे, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल वह कोशिका है जिसमें सच्चा नाभिक यानी कि न्यूक्लियस और झिल्ली, झिल्ली जो होता है झिल्लीबद्ध अंगक ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्या है इसको हम इसमें समझते हैं, डाइसेक्ट फिगर जो है हमारा सेल का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, ये प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगी सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स होते हैं उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये हमारा है न्यूक्लियस जो कि आपको सॉलिड देखने को मिल रहा है, इस टाइप का जो आपको एक टाइप का आई टाइप का जो देखने को मिल रहा है इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन ओवल कलर का आपको देखने को मिलता है। ये जो है एडीएस राइबोसोम्स है, आपको यहाँ चित्र देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन ओवल देखने को मिल रहा है। आप समझ गए ये स्ट्रक्चर। आप देखेंगे तो फंगी जो है हमारा, एल्गी और प्रोटोजोआ क्या है हमारा एग्जाम्पल है किसका, तो यूकैरियोटिक का। तो एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। ये क्या होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, उसके मेम्ब्रेन बॉन्ड जो होते हैं न्यूक्लियस के, वो डीएनए कंटेनिंग, वो अच्छे तरीके से क्या होते हैं, बॉन्डिंग्स होते हैं, बने हुए होते हैं, उलझे नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक जैसे, ठीक है। पोजेस मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी एंड क्लोरोप्लास्ट इन algae फॉर फोटोसिंथेसिस, लार्ज एटीएस राइबोसोम्स इसमें होते हैं, बहुत बड़े राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। अब समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का क्या डिफरेंस होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तुलनात्मक हम करेंगे, तुलना करेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे लैक ट्रू न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियोइड्स होते हैं, न्यूक्लियस की कमी होती है। वही यूकैरियोटिक की बात करें तो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि इसमें होते हैं प्रेजेंट, इसमें ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। हालांकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स में स्मॉलर 70s पाए जाते हैं राइबोसोम, और वही यूकैरियोटिक में लार्जर एटीएस पाए जाते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो है वो रिजिड होता है, पेप्टिडोजाइगन के नाम से जानते हैं इसको, और यही यूकैरियोटिक में वैरीज करता है, जो कि काइटिन फंगी में जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया या फिर एस्टोनोमाइसाइट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज आप लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक में।
और वही यूकैरियोटिक की बात करते हैं जिसमें कि फंगी, अलगे और प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। इन दो जो है डिफरेंसेस आपको ये कॉमनली आपको एग्जांपल में पूछे जाते हैं, तो हमेशा जो है एग्जांपल ध्यान रखेंगे। और दूसरा हमारा ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें होता है। ठीक, अब समझ लेते हैं हमारा क्या है 6 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। ठीक है, ये 6 है क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि एक्चुअल में कि क्या क्या होता है। तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहला है हमारा बैक्टीरिया, दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा है वायरस, एक्टिनोमाइसाइट्स, प्रोटोजोआ, अलगी, फंगी। ये सब क्या है हमारा, ये हमारा 6 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि ये इतना क्यों जरूरी है। ठीक है, पहले आपको ये बता देते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो देखिए, हमने तो अभी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझ लिया, लेकिन इसमें मेजर ग्रुप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आगे हम बाद में बढ़ेंगे, पहले ये आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये वो मेन कैटेगरी है जिनमें ज्यादातर माइक्रोब्स को क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि ये नेचर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंडस्ट्री हर जगह इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, वायरसेस का रोल भी है बहुत इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक्टिनोमाइसाइट्स जो है उसका भी, आपने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा उतना, लेकिन अभी बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि फंगी का भी यानी कि कवक का भी बहुत ज्यादा यूज है, अलगी का भी यूज है, प्रोटोजोआ का भी यूज है। फंगी में तो आपको पता ही होगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मशरूम, जो कि हम खाते भी हैं। बैक्टीरिया में गुड बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत कुछ इसमें हम बात करने वाले हैं, हालांकि सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि क्या होता है बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड है। ठीक है, ये आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा जब भी बैक्टीरिया लिखते हैं, यूनिसेलुलर होता है प्रोकैरियोटिक्स, द मोस्ट एबंडेंट माइक्रोब्स इन द सॉइल एनवायरनमेंट। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया सबसे कॉमन माइक्रोब्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, माइक्रो बैक्टीरिया का काम क्या है, ब्रेक डाउन भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं इसको फिजिकल शेप के अनुसार। ये 3 अलग अलग शेप्स के हिसाब से हम इसे बांट रहे हैं। पहला है कोकोआस, जो कि स्पेरिकल आपको देखने को मिल रहा है, ये बॉल टाइप का जो है इसका शेप है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, बैसिलस, जो कि रॉड शेप्ड में आता है। तीसरा है हमारा स्पाइरल, जो कि आपको स्पाइरल जैसे नूडल्स टाइप का कह सकते हैं, उस टाइप का आपको देखने को मिलता है। हालांकि दो जो है बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते होंगे ज्यादा, स्पेरिकल और बैसिलस टाइप के। ठीक, चलिए, बैक्टीरिया का क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में ये समझ लेते हैं। ये होता है क्रिटिकल न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का फिक्सेशन करने में बहुत क्या है, हेल्पफुल है। राइजोबियम फॉर्म जो है साइम्बोटिक नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लिग्यूम रूट में क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्रेजेंट होते हैं, तो सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, नाइट्रोसोमन्स और नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अहम रोल पाता है किस चीज के लिए, तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए। आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा, ये एक तरीके का, एक देख सकते हैं ये प्लांट है, और ये इसका राइबोसोम्स यानी कि ये नोड्स आपको रूट्स में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोसोमन्स क्या होता है, तो एमोनिया टू नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसोमनस। ठीक है, नाइट्रोबैक्टीरिया क्या होता है, तो नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो नाइट्रेट टू नाइट्रेट को कहते हैं, नाइट्राइट टू नाइट्रेट को कहते हैं। अब समझते हैं क्या होता है एस्टिनोमाइसाइट्स। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको ये बता देता हूं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। देखिए, शायद आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है इसका ट्रांजिशनल ग्रुप जो है वो बैक्टीरिया और फंगी के बीच के होता है। दे आर ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम पॉजिटिव है, फ्लामेंटस स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट होते हैं। इसके ब्रांच जो है वो क्या होते हैं, फंगल हाइप टाइप के देखने को मिलते हैं। और कहाँ कहाँ आपको पाए जाते हैं, यहाँ आपको ऐसे जगह पे जहाँ पे वेट एरिया जो होते हैं वहां जो है वो पाए जाते हैं, ब्रिक स्वाल्स के बीच में भी आप पाए जाते हैं, ये देखने को मिलता है।
ठीक। इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो ये फंगी टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर। अब जानते हैं एंटीमोसाइट्स का क्या होता है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। तो ये स्पेशलाइज है डिग्रेडिंग हाईली रेसिस्टेंट टफ ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, जो कि काइटाइन, सेलुलोज और लेजनीन जो होता है हमारा उससे। सोर्स ऑफ मेनी एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एंटीबायोटिक, जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसाइड्स का क्या है प्रयोग, तो मेडिसिन यानी कि मेडिकल लाइंस में बहुत इसका यूज होता है। प्रोड्यूस क्या होता है, तो जियोस्मीन होता है, द वोलेटाइल कंपाउंड गिविंग वेट सॉइल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थी स्मेल। ठीक है, अर्थी मतलब जैसा हमारा मिट्टी का जो स्मेल आता है ना, उस टाइप का स्मेल इससे आते हैं। ठीक। अब समझते हैं फंगी के बारे में। फंगी यानी कि कवक के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा फंगी के बारे में कि फंगी होता क्या है, फंगस। ठीक है, तो फंगस जो होता है, येस्ट, मोल्ड और मशरूम में क्या होते हैं, फंगस। फंगस पाए जाते हैं, कहने का मतलब वो ही फंगस होता है। ये जो हमारा मशरूम है, ये जो आपको सेप देखने को मिलता है, हालांकि ये मशरूम अगर मैं सिर्फ कहूं तो ये कहना गलत हो सकता है, क्योंकि मशरूम मशरूम जो है उसके 14,000 14,000 जो है क्या है, वैरायटी है, लेकिन सारे वैरायटीज हम कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये माइसेलियम होता है, जो कि आपको बीज देखने को मिलता होगा। माइसेलियम कैसे ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ करने के बाद हम मशरूम लगाते हैं। हालांकि मशरूम के बारे में आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में बता रहा हूं कि मशरूम कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक जो फिलामेंट आपको देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं हाइफा, जो कि क्या होता है, ये एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं। ठीक है, नेटवर्क लाइक, और उसे हम कहते हैं माइसेलियम। माइसेलियम, ठीक है, यूकैरियोटिक होता है ये। और ये आर्कुलोफाइलस जो होता है हमारा, लैकिंग ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का जो है इसमें बहुत कमी होता है, कहने का मतलब न के बराबर होता है, इसलिए आपको ये कभी ग्रीन देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, सेल वाल जो है वो काइटिन से बना हुआ होता है, यूनिसेलुलर होता है ये, और मल्टी सेलुलर होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बता रहे हैं। यूनिसेलुलर यानी कि अलग अलग होता है, सिंगल। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत ज्यादा जो सेल होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब समझिए कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में। तो प्राइमरी जो है वो डिकम्पोजर होता है एसिडिक सॉइल्स और कॉम्प्लेक्स प्लांट की क्या होती है, रेसिड्यूज जो होते हैं वो काम में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं ए पावरफुल साइम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट रूट्स। अब देखिए जो पुराने जो खराब जो हमारे रूट्स होते हैं उसमें क्या करता है, उसमें पाए जाते हैं, और साथ साथ में क्या होता है, इसमें हम प्लांट्स को इनहेंस करते हैं। ठीक है, अपटेक करते हैं फास्फोरस और वाटर, लेकिन हम क्या करते हैं, ड्रामेटिकली जो है वो हम इसे ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ठीक। अलगी के बारे में जानते हैं, यानी कि शैवाल क्या होता है अलगी। तो पहले आपको बता देता हूं कि अलगी जो है वो फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म होता है, वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। ठीक, अलगी इक्वल टू ऑक्सीजन और फूड बनाते हैं। कैसे, तो आपने देखा होगा शायद, कभी काई देखा है, कभी आपने छत पे या फिर ऐसे जगह, रोड साइड या फिर ऐसे जगह नाले साइड जहाँ पे पानी का सोर्स होता है, साधन जहाँ से पानी निकलते हैं, ड्रेनेज होता है हमारा, उस साइड आपको ज्यादा जो है वो देखने को मिलेंगे अलगी। ठीक है, तो कई टाइप के अलगी होते हैं, हर अलगी जो है वो यूजफुल नहीं होते हैं, कुछ अलगी जो होते हैं वो हमारे लिए सॉइल के लिए डेंजरस भी साबित होते हैं। ठीक है, प्रोडोमिनेंटली जो है वो यूकैरियोटिक होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होते हैं। सॉइल एल्गी यानी कि ग्रीन एल्गी जो होता है, फूड आइटम्स इससे हम इसका हम यूज करते हैं, बहुत जगह जो है एल्गी का यूज होता है, इससे पेपर्स भी बनाए जा रहे हैं। साथ में ये क्या करता है, एल्गी से हम क्या करते हैं, एल्गी का हम यूज करते हैं किस चीज को, तो इससे हम फीड कराने में काम करते हैं, किसके, हम एनिमल को फीड कराते हैं। ठीक, और ब्लू ग्रीन अलगी जो होता है यानी कि बीजीए, जो कि साइनोबैक्टीरिया है, टेक्निकली प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, लेकिन फंक्शन अलगी जैसे करते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है किस चीज में, तो फ्लडेड राइस फील्ड में क्या करता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब समझते हैं प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बारे में आपने कभी सुना है? ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। मोस्टली क्या होता है, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक कहने का मतलब क्या होता है, जो कि पानी में रहते हैं। ठीक है, देखिए कैसा होता है, तो ये माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, देखिए यूनिसेलुलर मोटाइल होते हैं। हाइड्रो, देखिए हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। या हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट्स क्या होता है? आपने कभी सुना है कि हेट्रोट्रॉपिक के बारे में या फिर हाइग्रोट्रॉपिक के बारे में? तो हेट्रोट्रॉपिक में आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। हेट्रोट्रॉपिक जो होता है वो अदर्स एनिमल, मतलब जो दूसरे जानवर खाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, अब समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या क्या है और कैसा दिखता है। तो पहले आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा, ये क्या इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। कैसे, तो इसके थ्री मेन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या है, फॉल्स फिट, जो कि सूडोपोडिया के नाम से हम जानते हैं इसे। ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे से रेंगते हैं। ये चीला होते हैं, इसके हेयर्स बने होते हैं, तो इस तरीके के वो चलते हैं। फ्लैगिला जो होते हैं वो विप करते हैं। विप मतलब कि हल्का 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 खिसकना खिसकना खिसकना, ऐसे खिसक खिसक के चलते हैं। अब समझते हैं कि एक्चुअल में प्रोटोजोआ का क्या यूज है हमारे एग्रीकल्चर में, क्या महत्व है। तो दे आर द ग्रेजर्स ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड। ग्रेजर्स कहने का मतलब क्या होता है, ग्रेजर, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग से बना है ग्रेजर, मतलब चरते हैं, चरना समझते हैं। जैसे कि गाय घास चरती है, बकरी घास चरती है, मतलब जो घास होते हैं ना, वीड, उसको खा जाती है। ठीक है, वैसे ही। तो दे आर ग्रेजर्स ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड। They feed heavily on a soil bacteria to regulate the bacterial population. By eating bacteria, they create excess nitrogen back into the soil, keeping the न्यूट्रिएंट साइकिल एक्टिव एंड बैलेंस। तो प्रोटोजोआ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जो एक्सेस बैक्टीरिया होता है उसे खाता है, साथ में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। ठीक, अब समझते हैं वायरस, जो कि बहुत डेंजरस भी है और यहाँ पे हेल्पफुल भी है। हेल्पफुल, समटाइम्स हेल्पफुल है, कैसे है ये भी हम समझते हैं। देखिए वायरस जो होता है वो क्या होता है, वो नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट होता है। कैसे होता है, अब आपको समझा देते हैं। ये एसेल्युलर होता है, सब माइक्रोस्कोपिक, ऑब्लिगेट होता है, इंटरसेल्युलर पैरासाइटिक होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कंसिस्ट ओनली टू मेन पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड कोड यानी कि डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा प्रोटीन का कोट होता है, जो कि कैप्सिड के नाम से हम जानते हैं। ठीक, अब होता क्या है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब चलिए इसका मैं डिफिनीशन बता देता हूँ क्या होता है। तो वायरस यानी कि विषाणु ऐसे कोशिकाओं यानी कि कण होते हैं जिनमें डीएनए या आरएनए और प्रोटीन आवरण होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये केवल जीवित नहीं होते हैं, मतलब जीवित कोशिकाएं के अंदर ही वृद्धि करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ही पाए जाते हैं। अब समझते हैं कि क्या होता है वायरस का एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, क्या है महत्व। तो पहले तो हार्मफुल इफेक्ट समझ लेते हैं। प्लांट्स में डिजीज पैदा करते हैं, लिप्स को येलोइंग और स्टंटेड ग्रोथ कर देते हैं। ठीक है, पीलापन हो जाता है और ये ग्रोथ रुक जाते हैं और ये सूखने लगते हैं। ठीक, दूसरा जो हमारा है, यील्ड कम कर देता है। सबसे वायरस जो है आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, एक वायरस है येलो मोजैक वायरस। ये वेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कभी आप देखना किस चीज में पाया जाता है, पपाया, पपाया लीव्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये येलो येलो वेन्स टाइप का आपको देखने को मिलते हैं, और इससे क्या होता है, ग्रोथ रुक जाते हैं और खराब हो जाते हैं। पूरी की पूरी जो खेत होती है, जो फसल होती है, वो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, समझिए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, तो टोबैको मोजाइक वायरस, हमने अभी क्या येलो मोजाइक वायरस लिखा है, तंबाकू में लगते हैं टीएमबी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस। और दूसरा है राइस टंगरो वायरस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, राइस टंगरो वायरस, टंगरो वायरस। स्पेलिंग देख लेना आप लोग एक बार, स्पेलिंग तो सही लिखा हूँ लेकिन आपको सही दिख रहा होगा कि नहीं। और एक ये है टीएमबी। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस।
देखिए, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के अगर जाने यूजफुल, तो इसमें जीन ट्रांसफर टूल होते हैं, तो वो जीन ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। दूसरा, अगर बायो कंट्रोल की बात कर लेते हैं, तो हार्मफुल पेस्ट को कंट्रोल करने में यूज होता है। वही रिसर्च में डीएनए का स्टडी करते हैं, तो वायरस रिसर्च और कंट्रोल में भी यूजफुल होता है। वही अगर माइक्रोबायोलॉजी का पर्सपेक्टिव से समझ लें, तो जीन स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन समझने में हेल्प करता है, वैक्सीन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और मोलिकुलर बायोलॉजी रिसर्च के हिसाब से ये सही है। ये नॉन लिविंग आउटसाइडर होस्ट होते हैं, तो इसमें आपको स्पेशल फीचर्स बता दे रहा हूँ। लिविंग इनसाइड होस्ट होता है वेरी स्मॉल, यानी कि माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं, ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वायरस दैट स्पेशली इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं। अब समझते हैं क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। केमिस्ट्री का भाषा में समझते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, एटीपी। अब क्या है एटीपी, देखिए आपको बता रहे हैं। एरोबिक जो है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धि में ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा यानी कि एटीपी बनाता है। आसान भाषा में समझे तो O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज टूटते हैं तो एनर्जी मिलते हैं, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का रोल होता है, ग्लूकोज फीड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ग्लूकोज ब्रेकडाउन करता है, एटीपी एनर्जी बनाती है। ठीक, चलिए उसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं थी, आपको ये एग्जाम में उतना देखने को नहीं मिलेगा। अब हम समझते हैं रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्यों है इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये समझ लीजिए कि एरोबिक माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है रोल इसका। सबसे पहले ये समझिए इसका डेफिनेशन क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले ए की रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय डिराइविंग न्यूट्रिएंट साइकिल एंड डिकम्पोजिशन इन नेचर। ये आपको जो साइकिल देखने को मिल रहा है, ये साइकिल आपको मैं अभी समझाऊंगा। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि माइक्रोब्स का काम क्या है। तो नेचर के वर्कर्स जो प्रोसेस चलाते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोब्स, ठीक है। अब ये करते क्या है, तो डेड प्लांट्स या एनिमल को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम होता है। जैसे कि मान लो कि ऊपर से गिरा पत्ता यानी कि लीफ, ठीक है, लिप्स गिरे, लीफ, और उसे क्या करता है, इसे डिकम्पोज कराने का काम करता है, बाद में मिट्टी बन जाते हैं। तो यही साइकिल अभी हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये समझिए कि बायोलॉजिकल जो होता है बायो जियोकेमिकल से हम समझते हैं, जो कि बायोकेमिकल साइकिल के नाम से हम जानते हैं। एक्चुअल में ये होता क्या है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और सल्फर साइकिल्स होते हैं। तो ये साइकिल जो है हमारा कैसे काम करता है। सबसे पहले जो है प्लांट प्लांट जो है यहाँ पे माइक्रोब्स माइक्रोब्स सॉइल में मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर वापस से प्लांट से ऐसे रेगुलेट 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 होते जाते हैं। तो ये हमारा एक साइकिल है जिसका हम ये समझ लेते हैं कि इसका क्या यूज है और कितने पार्ट्स में डिवाइड है। हालांकि ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, और ये एग्रीकल्चर के अगर रूप से हम समझे तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। यानी कि माइक्रोब्स फार्मिंग और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्या है, तो जरूरी है। ठीक, अब समझते हैं कि क्या होता है सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है हमारा फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन। तो सेलुलर रिस्पॉन्सिव रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं अभी दूसरे साइड जा रहा था, हालांकि पहले ये समझ लेते हैं कि सेल्स में जो कि ग्लूकोज, ठीक है, सेल्स में फूड यानी कि ग्लूकोज को तोड़ करके जो एनर्जी यानी कि एटीपी एटीपी बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जो कि एरोबिक फॉर्म यानी कि एरोबिक में O2 होता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन का अन्य है, और एनएरोबिक जो कि विदाउट O2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट समझ लेते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि फर्मेंटेड हम खाना खाते हैं, या फिर फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्मेंटेशन में आपको सिर्फ
अल्कोहल में ही देखने को नहीं मिलता है जनाब, आपको बहुत कुछ जगह जो है वो फर्मेंटेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्मेंटेशन बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके एनर्जी और अल्कोहल या फिर एसिड बनाता है, उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। जैसे कि यीस्ट से अल्कोहल बनते हैं, बैक्टीरिया से लैक्टिक एसिड, तो इसे विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी बनता है, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेड हमें खाना खाना बहुत जरूरी है, जो कि गुड बैक्टीरिया का सोर्स होता है, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, गुड, इट्स नॉट गॉड। ठीक है, चलिए डिकम्पोजिशन के बारे में सोचते हैं। डिकम्पोजिशन तो आपने समझ लिया होगा कि एक्चुअल में डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन मतलब कि तोड़ना, सड़ाना, गलाना, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन कैसे होता है, तो ये माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर जो लीफ गिरा हुआ होता है धरती पे, मतलब कि जमीन पे, तो उसे क्या करते हैं, उसे खाते हैं, खाद खा के क्या करते हैं, उसको उसको पूरा तरीके से सड़ा देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है, तो ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है, वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं सॉइल में। और सॉइल हमारा क्या हो जाता है, वो फर्टाइल हो जाता है, और ये फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अभी हम जस्ट समझे हैं, हालांकि मैं आपको फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्चुअल में कि क्या काम कैसे करते हैं और ये होता क्या है। ठीक है, देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर ले, यानी कि कोशिका जो है, इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं कि क्या होता है, श्वसन कैसे काम करते हैं। लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल माइक्रोब्स अंडरगो सेलुलर रेस्पिरेशन टू एक्सट्रैक्ट विटल एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब, अगर कोई मृत शरीर, अगर ह्यूमन बॉडी जो है उसे अगर दफना दिया जाए, तो माइक्रोब्स खा खा कर उसके स्किन्स, उसके मसल्स को क्या कर देगा, सड़ा देगा, डिकम्पोज कर देगा, और उसके बाद जो बनेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे ऑर्गेनिक कार्बन, और वो बन जाएंगे खाद। ठीक है, जिससे मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल होंगे। तो वैसे ही सेम प्लांट के केस में बात कर रहे हैं किस चीज की, तो बात कर रहे हैं हम लीफ की, जो कि उसे भी सराहने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होता है केमिस्ट्री का रोल, कैसे काम करता है। तो अभी आपको मैंने केमिस्ट्री का समझाया था, लेकिन ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है, इसको लेकर के चलिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल में रखा है, ताकि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसे सॉल्व कर पाए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसे आप जरूर समझिएगा। एटीपी का मतलब क्या होता है, और एटीपी काम कैसे करता है, एनर्जी क्यों चाहिए होता है, एक ये ग्रुप है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं एग्रीकल्चर इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और कंटिन्यूअस रिलीज करता है CO2 बाय मिलियंस ऑफ सॉइल माइक्रोब्स, तो आपको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, ये समझ लीजिए। पहले आपको ये समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन तो आपको समझा दिया है, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है यहाँ पे CO2 का, ये समझा दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है कुछ फैक्टर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा ग्लोबल कार्बन साइकिल जो है वो क्या है और इसका क्या उपयोग होता है। पहले तो आपको प्रोसेस समझाने से पहले आपको ये समझा देता हूँ कि एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या होता है मिनरलाइजेशंस। ठीक है, आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वापस से कि ग्लोबल कार्बन साइकिल क्या है। देखिए ये साइकिल आपने तो बहुत बार सुना होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, एक साइकिल होता है, जो कि हम बात करते हैं, ये हमारा है वाटर सरफेस। ठीक है, ये हमारा है सूर्य देवता, यहाँ से हीट जनरेट हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, क्लाउड बना, बारिश हुआ, पानी भरा, वापस से पानी से सूर्य की रोशनी गई, हीट जनरेट हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि इवेपोरेशन की बात कर रहा हूं। और ये साइकिल जो है वो चलते रहता है, लेकिन आपको ग्लोबल कार्बन साइकिल के बारे में बताना है, तो क्या होता है ये। तो देखिए ग्लोबल कार्बन साइकिल इज द
मूवमेंट ऑफ कार्बन बिटवीन एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, एनिमल, सॉइल एंड ओशंस। कहने का मतलब ये है कि जो वैश्विक कार्बन चक्र है वह प्रक्रिया जिसमें कार्बन वायुमंडल, पौधा, जीवों और मिट्टी में महासागरों के बीच में घूमता रहता है। जो कि मैंने आपको ये साइकिल बताया एज इट इज ऐसा ही साइकिल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे कि क्या होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बारे में आपको पहले बताया था, लेकिन पूरे विस्तार रूप से फर्मेंटेशन के बारे में नहीं बताया है। अभी मैं आपको विस्तार रूप में बताता हूं कि क्या होता है फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानने की, और जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्मेंटेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि कैसे काम करता है और इसका रोल क्या है एग्रीकल्चर में, फूड के सेक्टर में, या फिर आपको बता दिया है कि अगर हम इनटेक करते हैं तो कितना फायदेमंद है। लेकिन आपको ये मैंने नहीं बताया है कि एग्रीकल्चर में फर्मेंटेशन का क्या रोल है। तो डेफिनेशन समझते हैं। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी अलोंग विथ अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स। मतलब आपको मैं बता देता हूं, विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज टूटे उसे एनर्जी प्लस अल्कोहल कहते हैं या एसिड कहते हैं, उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जब सॉइल जो है वो वाटर लॉग हो जाए और क्या हो जाए, डेलीबरेटली या कंट्रोल्ड एनोरोबिक ऑक्सीजन फ्री हो जाए एनवायरमेंट, जबकि माइक्रोब्स कैन नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, इंस्टेड ऑफ दे शिफ्ट फर्मेंटेशन द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिमिलर ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स एंड गैसेस। जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया वही है ये, लेकिन मैं आपको विस्तार में बता दिया आसान भाषा में कि जब ये पानी में जो ये डूबे रहते हैं तो ये फर्मेंटेशन सही तरीके से क्या होता है, ये एरोबिक का नहीं हो पाता है। एनएरोबिक में क्या होते हैं, इसकी फर्मेंटेशन होती हैं O2 के एब्सेंस में, तब ये अच्छी तरीके से फर्मेंटेड होते हैं, वो जाके बनते हैं अल्कोहल और एसिड बनते हैं। कहने का मतलब कि जो दारू पीते हैं, यानी कि जो वाइन, वाइन के बारे में आपने सुना क्या होगा, आपने जानते ही होंगे वाइन के बारे में कि वाइन कैसे बनता है। अगर नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। वाइन जो होते हैं या फिर बियर जो होते हैं वो सब फर्मेंटेड होते हैं। ठीक है, देखिए हम समझते हैं सीलेज प्रोडक्शन के बारे में कि सीलेज प्रोडक्शन क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है। तो पहले सीलेज प्रोडक्शन समझते हैं। सीलेज प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग ग्रीन फोडर लाइक मेज ग्रास बाय एनएरोबिक फर्मेंटेशन। मतलब सीलेज उत्पादक का वह प्रक्रिया है जिसमें हरे चारे जैसे कि मक्का, घास को बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं, किण्वन द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिलेज प्रोडक्शन। अब कैसे होता है, जब लाइव स्टॉक मैनेजमेंट होते हैं, जब प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं क्या करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, सिलेज प्रोडक्शन। जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसे हम कवर कर देते हैं अच्छी तरीके से एयर टाइट, जो कि खाना जो है वो सेफ रहे हमारा। ठीक है, अब समझिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है। देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। सो हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सभी आपको मैंने समझाया है फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट था जो कि आपको बताया है। लेकिन इसमें फर्मेंटेड क्या होता है, तो नेचुरल शुगर प्रेजेंट्स होते हैं, फ्रेशली चॉप्ड होते हैं ग्रीन फूड और प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड, जो कि रैपिडली क्या होता है, लोअर होता है पीएच। पीएच क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पीएच का लेवल लो होता है, तो प्रेजेंटिंग रॉट एंड सेफली प्रिजर्विंग द फूड एज सीलेज हाईली न्यूट्रिशियस विंटर फीड। ठीक है, जो ठंडे के लिए हम इसे प्रिजर्व करके रखते हैं इस तरीके से कवर करके, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीलेज प्रोडक्शन और सीलेज। अब क्या होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आपने अल्कोहल के बारे में तो अभी सुना है जो मैंने अभी बताया है, लेकिन आपको ये नहीं बताया है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे है। तो ये अभी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि कैसे ये काम करता है और क्या यूज होता है इसका। ठीक, देखिए
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का डेफिनेशन समझ लीजिए, यानी कि क्या है परिभाषा। तो देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटकर इथेनॉल बनाते हैं, यानी कि CO2 और ऊर्जा बनता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में क्या है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इथेनॉल, दैट मीन्स अल्कोहल, CO2 and energy by microorganism like yeast। ओके, तो देखिए इक्वेशन समझते हैं। जब सिंपल सा है, जब ग्लूकोज से इथेनॉल बनते हैं प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसका जो है इसे हम कहते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। विदाउट ऑक्सीजन शुगर जो होता है अल्कोहल प्लस गैस। ठीक है, ये आसान भाषा में आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है, इस तरीके से काम करते हैं। अब बताते हैं कि यीस्ट क्या होता है। तो यीस्ट इज एन सिंगल सेल्ड फंगस दैट कैरीज आउट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करने के लिए यीस्ट का हम यूज करते हैं, और यीस्ट समटाइम्स क्या है जो है वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी होता है। हम खाना में से यीस्ट को यूज करते हैं, यीस्ट पाउडर को यूज करते हैं किस चीज को, ब्रेड वगैरह को बनाने के लिए, या फिर केक वगैरह बनाते हैं, या फिर ऐसे चीजें बनाते हैं जिसमें हमें इसे फर्मेंटेशन की जरूरत होती है, फुलाने की जरूरत होती है। शुगर प्लस यीस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन है ब्रेड को बनाने के लिए और बायोफ्यूल के लिए, ठीक है, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। अब समझते हैं ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन के बारे में कि क्या होता है ये सब। ये सब देखिए आपने शायद सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन जो होते हैं वो एक तरीके से खाद बनाने का भी प्रोसेस है। इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है। उसे क्या होता है, ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होते हैं, ये मिट्टी में मिल जाते हैं और ये डिकम्पोज हो जाते हैं। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद हमारा बनते हैं फर्टिलाइजर। अब समझते हैं मिनरलाइजेशन क्या होता है, यानी कि खनिजीकरण क्या है। तो मिनरलाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू इनऑर्गेनिक मिनरल फॉर्म्स दैट प्लांट कैन एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसका हिंदी में हम परिभाषा आप समझ लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। देखिए, खनिजकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जैविक पोषक तत्व, ठीक है, सरल अवकरण करता है, यानी कि खनिज के रूप में बदल जाते हैं, उससे पौधा जो है आसानी से ले सकते हैं। खनिज कहने का मतलब होता है मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स के रूप में जो बदल देता है ब्रेक डाउन करके, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन। मिनरल से ही बना है मिनरलाइजेशन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये एक फिगर है जो कि डेड लीफ को क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसे तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज करके क्या होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ लेते हैं कि क्या होता है हमारा फ्लोरा फोना। उससे पहले हमको ये समझना है कि कैसे डिकम्पोज होते हैं। तो ये फिगर आपको डेलिकेट समझाएगा कि कैसे एक लीफ जो है वो ब्रेकडाउन होती है, कैसे ये मिट्टी बन जाती है। तो सबसे पहले जो है फ्रेश लीटर जो होता है हमारा फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया जो है अटैक करता है, ठीक है, शुगर पे, उसे फर्मेंटेड करता है, ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील करता है। उसके बाद क्या होता है, ह्यूमस डायरेक्ट स्टेबल न्यूट्रिएंट स्टोर हो जाते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं जो हाईली न्यूट्रिएंट वैल्यू हो जाते हैं, जो ये डिकम्पोज करके बनाता है। इससे हम खाद बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं। ठीक, अब समझते हैं सॉइल फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। तो कभी आपने सुना है फ्लोरा और फौना के बारे में या नहीं सुना है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लोरा फौना होता क्या है। ये शायद आपने क्लास 9 या 10th में सुना होगा। सॉइल फ्लोरा जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया और फंगी एंड एल्गी। ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब मृदा जो वनस्पति होती है, यानी कि सॉइल फ्लोरा होती है, वो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस और शैवाल है, जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंगी और एल्गाई, जो कि आपको बता दिया है। इसके सॉइल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है वो फ्लोरा पाया जाता है और फौना पाया जाता है। फ्लोरा जो होता है वो प्लांट्स लाइक माइक्रोस्कोपिक फ्लोरा में पाए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया क्या क्या होता है। फौना जो है एनिमल में पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग साइज के देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक इसलिए लिखा गया है जो कि आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं सॉइल फ्लोरा के बारे में अच्छे तरीके से।
तो सॉइल फ्लोरा जो होता है वो आपको मैंने अभी डेफिनेशन बताया कि सॉइल फ्लोरा आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड अलगाई प्रेजेंट इन सॉइल। तो सॉइल फ्लोरा जो होता है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, एंटिनोमोसाइट्स और अलगी जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल फ्लोरा कहते हैं। ठीक, जो कि माइक्रोस्कोप से ही हम ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। वही अगर सॉइल फौना की बात कर लेते हैं, पहले सॉइल फ्लोरा का समझ लेते हैं कि रोल क्या होता है। तो आपको बताते कि बायोकेमिकल इंजीनियर्स जो है इसका यूज करते हैं और इसका बहुत ज्यादा रोल है क्या चीज का, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, डिकम्पोजिशन का इसका यूजफुल है। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया पूरा, मैं आपको जो माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं वो पूरा इसी पे टिका हुआ है। अब समझ लेते हैं फौना के बारे में, सॉइल फौना क्या होता है। तो सॉइल फौना जो है इसका डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। सॉइल फौना आर एनिमल लिविंग इन सॉइल फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि मृदा जीव जंतु जो कि सॉइल फौना के नाम से जानते हैं जिसे, वे जीव है जो कि मिट्टी में रहते हैं छोटे से बड़े तक, मतलब हर साइज में आपको देखने को मिलता है। ये समटाइम्स बैड निमोटेड्स होते हैं, समटाइम्स गुड निमोटेड्स होते हैं। अब कैसे होते हैं ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि एनिमल लाइफ कैसे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल जो है इकोसिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं। तो माइक्रो जो फोना होता है माइक्रो, तो इसमें क्या होता है, माइक्रोफोना में एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्टेंस, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स वगैरह इस साइज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत छोटे देखने को मिलते हैं, जो कि क्रॉप पेस्ट को जो डैमेज करते हैं, रूट्स को डैमेज करते हैं उस तरीके से। लेकिन बेनिफिशियल प्रेडेटर्स होते हैं जो कि साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल को हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब जो साइकिल होता है न्यूट्रिएंट्स का साइकिल में, उसको रेगुलेट करने में काम आता है, ठीक है। इसलिए दो आपको बताया था कि क्या होता है बैड और क्या होता है गुड। तो मेसोफौना के बारे में और माइक्रोफौना के बारे में आपको समझा देता हूँ कि ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले फ्लोरा फौना तो आपको डिफरेंस बता दिया है, लेकिन इन दोनों के बीच में आपको समझना होगा कि माइक्रोफ्लोरा क्या होता है। तो देखिए, सॉइल जो माइक्रोफ्लोरा है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, अलगी वगैरह जो है माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं। अब वही अगर बात कर ले रहे हैं अगर इसकी क्या कहते हैं मैक्रो की, तो मैक्रो जो है वो आप ऊपर से भी देख सकते हो, मतलब पेज से। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जो वीआईपी है, यानी कि जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लिखा हुआ है, वो किस चीज को इंडिकेट करता है ये आप देख सकते हैं। इसको, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। इससे हम कहते हैं केचुआ, यानी कि अर्थवर्म। अब ये काम कैसे करता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये पहले समझ ले कि माइक्रोफोना क्या है। तो माइक्रोफोना जो है वो 2 mm से बड़ा होता है साइज में, उसे हम माइक्रोफोना कहते हैं। और मीजोफोना जो होता है 0.1 से लेके 2 mm तक का जो साइज का होता है, माइट्स वगैरह ले सकते हैं, उसे हम मेसोफोना की कैटेगरी में काम करते हैं। जो माइक्रोफोना होते हैं जो कि हमारा अर्थवर्म, टर्माइट्स वगैरह होते हैं, जो कि घरों में भी कभी कभी देखने को मिलते हैं, हालांकि ये खेतों में ही देखने को मिलता है, ठीक। चलिए, अब आपको समझा देते हैं कि अर्थवर्म के बारे में, कि रोल ऑफ अर्थवर्म, यानी कि फार्मर जो फ्रेंड है हमारा, वो कैसे फार्मर फ्रेंड्स कहलाता है और क्या काम करता है। तो अर्थवर्म सॉइल को नेचुरल वे में इंप्रूव करता है, इसकी फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है। केचुआ यानी कि सॉइल का नेचुरल वर्कर कहलाता है। कैसे काम कैसे करता है, तो ऑर्गेनिक मैटर खाता है, लीव्स को, क्रॉप रेसिड्यू को खाता है, और कास्ट में वर्मी कास्ट करता है। कहने का मतलब डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट रिच वेस्ट बाहर निकालता है। मतलब जो इसका वेस्टेज है, एक्सट्रेटा, इसका जो स्टूल है, स्टूल कहने का मतलब जो क्या लीजिए, जो ये पोटी करता है, ये जो इसके वेस्टेज है, ये फर्टिलाइजर के रूप में इसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए जो है फार्मर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर जहां पे ये अगर केचुआ पाया गया ना, तो वहां पे अलग से आपको कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब कैसे फंक्शन करता है आपको बता दिया है कि पहले जो है वो क्या करता है, वो खाता है पत्ते को, डाइजेस्ट करता है, कास्ट करता है, और सॉइल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ये पूरा जो है फिगर देख करके आप समझ जाइएगा, इसकी डिफिनीशन बड़ी नहीं है। हालांकि वर्मी कंपोस्टिंग का काम करता है, और फॉर्म ऑर्गेनिक वेस्टेज को हाई क्वालिटी कंपोस्ट में बदल देता है। और ये वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस बहुत बड़ा है। और हालांकि ये दोस्त इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस में आपको हेल्प करता है, और किसान को बहुत ज्यादा क्या कराता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कराता है, ठीक है। इसके लिए हमारा दोस्त कहलाता है।
अब समझ लेते हैं जो हमारा चैप्टर वाइज क्या समरी है, किस चीज को समझने की जरूरत है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअल में हमने क्या क्या भी बात किया। तो पहले हमने सेल वाल का चैट शीट जो है वो चीट शीट हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है, पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकन, इसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। फंगी जो होता है काइटिन से बना होता है सेल वॉल। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं 70s पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स जो होते हैं वो 80s पाए जाते हैं। तो इसके बीच का जो है वो कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। इनफिक्सिंग यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के बारे में समझते हैं कि कौन है हीरो इसका असली। तो जो राइजोबियम होते हैं, जो लेग्यूम्स क्रॉप्स में प्रेजेंट्स होते हैं, वो राइजोबियम काम करते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी जो होते हैं वो फ्लडेड राइस में काम करते हैं। एजोटोबैक्टर होता है जो फ्री लिविंग होते हैं, वो बहुत जगह आपको देखने को मिलता है, ये मूव करते रहते हैं। ठीक है। स्पेशल रोल किस किस का है, तो जियोस्मीन जो होता है यानी कि स्मेल, तो एंटीनोमोसाइट्स जो कि ग्रेजर्स का काम करता है। प्रोटोजोआ जो है वो मिनरलाइजेशन का काम करता है, डिकम्पोजिट करता है, ह्यूमस में तब्दील करता है। दोस्तों अभी हमने ये पूरा चैप्टर को समझ लिया है, लेकिन आपको ये समझना है कि कुछ कुछ चीजें जो है वो आप रिवाइज करें। तो रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक में क्या होता है, O2 प्रेजेंट होता है यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है। बाई प्रोडक्ट्स जो होता है एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। हमारा इम्पैक्ट क्या होता है, तो कार्बन साइकिल को रेगुलेट करता है और फोटोसिंथेसिस में काम करता है। वही फर्मेंटेशन के बारे में हमने समझा था। एनऑर्बिक में क्या होता है, इसमें O2 प्रेजेंट्स नहीं होते हैं, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, मतलब तोड़ता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटता है। प्रोडक्ट जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, एसिड और अल्कोहल निकलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें सीलेस, लैक्टिक और बेकिंग फ्यूल यीस्ट के रूप में हम इसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं। डिकम्पोजिशन जो होता है डेड मैटर को मिनरलाइजेशन के रूप में तोड़ता है, उसके बाद क्या करता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। उसके बाद सीक्वेंस जो है लीटर और फ्रेगमेंटेड में ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब खाद बन जाता है लास्ट में। तो हमने इस वीडियो में इन चीजों के बारे में समझा है, साथ में हमने समझा है सॉइल के ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पाए जाते हैं, फ्लोरा के बारे में समझा है, फौना के बारे में समझा है, बैक्टीरिया, फंगी, एंटीमोसाइट्स क्या होते हैं, अलगी क्या होते हैं। साथ में अगर हम फौना में बात करें तो हमने माइक्रो, मैक्रो, मीजो, मैक्रो और अर्थवर्म्स के बारे में समझा है। तो ये कंप्लीटली हमने समझ लिया है क्या, हमने समझ लिया है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो समझ ही लिया है, साथ में हमने क्या समझा है, तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीटली समझ लिया है। अगर आपसे ये निवेदन है कि कुछ भी चीजें जो है वो छूट रही हो तो कमेंट करना ना भूले, बिल्कुल कमेंट करके बताएं, अगर जो हम वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे अपने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे नोट्स लेक्चर्स बना रहा हूँ। लेकिन एक और ख्वाहिश है हमारी कि आप एग्रीफेयर वेबसाइट पे पहुंचे और इस नोट्स को डाउनलोड कर ले। ठीक है, ये नोट्स आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। साथ में आपको एग्रीफेयर वेबसाइट पे बीएससी एग्रीकल्चर के बुक्स देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल क्या, बिल्कुल फ्री। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। साथ में आप एमसीक्यूज यानी कि वहां पे क्विज देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इस लेक्चर को अगर आपने कंप्लीटली देख लिया है तो एक बार अगर एग्जाम नजदीक आ जा रहा है तो आप एक बार जरूर इसको रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।